गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 विज्ञान के पाठ 6 जीव जगत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। आपने पाठ पढ़ लिया होगा। पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 35 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में लेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के साथ साथ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। देखिए, हमारा पाठ 6 है जीव जगत। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जीवों में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं। आपने जैविक क्रियाएं पढ़ी हैं। तो जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वे होती हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सजीव किसे कहते हैं। सजीव से हमारा मतलब है जिनमें जीवन हो। जिनमें जीवन हो अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं होती हो उन्हें सजीव कहेंगे, जैसे मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा निर्जीव किसे कहते हैं। निर्जीव से हमारा मतलब है जिनमें जीवन न हो उनको निर्जीव कहेंगे, अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती उनको निर्जीव कहते हैं, जैसे पत्थर, जल। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भोजन से। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उसके बाद अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हरे पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं। स्वपोषी से मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन अपने आप बना ले उनको स्वपोषी कहते हैं। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। इसका उत्तर इसके सामने दिया हुआ है, आपको ये उत्तर नीचे लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वे हरे पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, मिट्टी से उन्हें जल मिल जाएगा और इसके साथ साथ सूरज की गर्मी जो होती है, सूर्य के प्रकाश में वो अपने भोजन का अपने आप निर्माण कर लेते हैं। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है पौधे अपने भोजन को कहाँ संग्रहित या इकट्ठा करते हैं। यानी पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको कहाँ पर वे संग्रहित करते हैं या इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पौधे अपने भोजन को फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। इन सब चीजों में उनको इकट्ठा कर लेते हैं भोजन को बनाकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जो जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जंतु जो शाक खाते हैं यानी पेड़ पौधों को खाते हैं उनको शाकाहारी कहेंगे। फिर प्रश्न नंबर 9 है हमारा कुछ शाकाहारी जंतुओं के नाम बताओ। कौन कौन से शाकाहारी जंतु हैं, जैसे गाय घास खाती है, बकरी ये भी घास खाती है, हिरण ये भी घास खाता है, चूहा ये भी खाता है। तो ये सब हमारे शाकाहारी जंतु हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है वे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी वे जंतु जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो शाक खाने वाले होते हैं उनको खाते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो उनको कहते हैं मांसाहारी। इसका उत्तर होगा मांसाहारी। जैसे शेर हिरण को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है, बाघ ये भी आपका हिरण को खा लेता है, गाय को खा लेता है, चीता ये सब आपके गाय को खा लेते हैं, गाय को, बकरी को। तो इनको मांसाहारी कहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर लेते हैं, पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं और अन्य जंतुओं को भी खा लेते हैं, तो ऐसे जीव को कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहेंगे, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य,
मनुष्य पेड़ पौधों को भी खा लेता है, साग सब्जी भी खा लेता है, उसके साथ साथ मांस भी खा लेता है। तो इसलिए मनुष्य क्या होगा, शाकाहारी होगा, सर्वाहारी होगा। इसी तरह कॉकरोच है, वो घास भी खा लेता है और अन्य छोटे छोटे जीव को भी खा लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है श्वसन क्या है, यानी श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में सभी जंतु और पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो श्वसन क्रिया में जितने भी जीवधारी होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो श्वसन क्रिया का आपको ध्यान रखना है, श्वसन क्रिया में जीवधारी जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है सांस लेने पर ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर कहां पहुंचती है। तो सांस लेने पर जो ऑक्सीजन है वो हमारी नाक से होती हुई सीधे हमारे फेफड़ों में चली जाती है। तो इसका उत्तर होगा फेफड़ों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है सांस में ली गई ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है। तो जो सांस में ऑक्सीजन लेती है उससे भोजन का जारण होता है। जारण से मतलब है भोजन को पकाने के काम आती है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के काम आती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है भोजन के जारण से क्या प्राप्त होता है। तो भोजन के जारण से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा फेफड़ों द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है मछली में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो जो मछली में श्वसन होता है वो गलफड़े या गिल्स के द्वारा होता है। मनुष्य में फेफड़ों के द्वारा होता है, वही काम मछली में गलफड़े या गिल्स करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो जो मेंढक होता है उसमें श्वसन पानी में त्वचा के द्वारा होता है। जब मान लीजिए वो पानी में रहता है तब त्वचा के द्वारा होता है, और अगर जमीन पे आ जाता है वो तब फेफड़ों के द्वारा होता है। यानी उसमें दो तरह से श्वसन होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है क्या पौधों में भी श्वसन होता है। हाँ, पौधों में भी श्वसन होता है, पौधे भी सांस लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है पौधे श्वसन कैसे करते हैं। तो पौधों में श्वसन उनकी पत्ती जो होती है उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आप कोई पत्ती को देखेंगे तो उसमें छेद होते हैं, तो उनकी उसे सूक्ष्म छिद्र कहते हैं, यानी पर्ण रंध्र कहते हैं। उनके द्वारा उसमें श्वसन होता है। तो इसका उत्तर होगा पौधों में श्वसन उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी पर्ण रंध्र द्वारा होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन से हमारा मतलब है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर की जो भी गंदी चीज होती है जब उसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जंतुओं के जो उत्सर्जी पदार्थ है वे मलमूत्र होंगे, पसीना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इसका उत्तर होगा मलमूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। हाँ, उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है। जैसे गोंद आपने देखा होगा, रबर, रेजिन, टेनिन आदि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये सब पौधों से ही निकलते हैं, तो उनके उत्सर्जी पदार्थ हुए। उसके बाद अगला प्रश्न है संवेदनशीलता किसे कहते हैं। संवेदनशीलता से मतलब है किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गर्म तवे पर हाथ लग जाता है बिना आपने देखे, तो एकदम से आप अपने हाथ को हटाते हैं, तो इसको संवेदनशीलता कहते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में कुछ चुभा दिया जाए तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कुछ चुभा, तो उसको संवेदनशीलता कहते हैं। यानी कोई भी उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। अगला प्रश्न है पटाखे की आवाज सुनकर पक्षियों का उड़ जाना, इनमें कौन तो उद्दीपन है और कौन सा अनुक्रिया है। तो जब पटाखे की आवाज होगी तो जो आवाज है वो है उद्दीपन, और पटाखे की आवाज सुनकर पक्षियों का उड़ जाना वो क्या कहलाएगा, अनुक्रिया। उसके बाद
अगला प्रश्न है, मनपसंद पकवान को देखकर मुंह में पानी आने में उद्दीपन और अनुक्रिया को बताइए। अब मान लीजिए मनपसंद पकवान आपको दिख गया, तो जो मनपसंद पकवान है वो आपका उद्दीपन हुआ, यानी जिसको देखकर पानी आ रहा है, और मुंह में पानी आना क्या होगा, इसकी अनुक्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं? हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे छुई मुई। मान लीजिए आप छुई मुई को हाथ लगाएंगे तो एकदम से उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, तो छुई मुई में उद्दीपन हुआ। उसके बाद छुई मुई यानी उसे लाजवंती भी कहते हैं कि पत्तियां स्पर्श करने पर झुककर बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि छुई मुई स्पर्श यानी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए उसकी पत्तियां स्पर्श करने पर झुककर बंद हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, रात रानी रात में खिलती है और दिन में बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसका उत्तर होगा संवेदनशीलता के कारण। संवेदनशीलता के कारण रात की रानी जो है रात में खिल जाती है और दिन में बंद हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, हम सभी किस किस प्रकार की संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं? तो हम सभी देखने, सुनने, स्पर्श, गंध और स्वाद का अनुभव करते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि से हमारा मतलब है प्रत्येक जीव, कोई भी कितने भी जीव आकार में समय के साथ बढ़ता रहता है। जैसे आप पहले छोटे बच्चे थे, अब थोड़ा बड़े हो गए, फिर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसे वृद्धि कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों और जंतुओं में वृद्धि में क्या अंतर है? अब पेड़ पौधों में वृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत होती रहती है, सारी जिंदगी पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती। और लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रजनन किसे कहते हैं? सभी जंतुओं और पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो ये हमारे इस पाठ से संबंधित 35 प्रश्न हुए। इस वीडियो में आपको 35 प्रश्न बताए गए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 में हम इससे आगे के प्रश्न लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी क्लास के अन्य बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे कहें कि इस वीडियो को देखकर आप अपना काम पूरा कर लें। धन्यवाद।